नमस्कार दोस्तों, आप आगरा वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत। आपको एक आगरा का ही खबर देते हुए अपार हर्ष हो रहा है और बच्चों, खास करके आप लोगों को जानना जरूरी है। आगरा का ही एक लड़का हिमांशु, जिसने एक इनोवेटिव आइडिया दिया और इनोवेटिव आइडिया ही नहीं दिया, उसको साकार रूप में कर करके भी दिखा दिया। उसने एक हेलमेट बनाया है, जो हेलमेट आपके दिमाग के पल्स से वो एक्टिवेट होता है। सर पर जब रखिएगा, आपके दिमाग के पल्स को रीड करेगा और वो रीड करके सिग्नल देगा, तभी आपका टू व्हीलर स्टार्ट होगा। So now that he has developed a unique system, एक रिमोट बटन जो हेलमेट के साथ स्कूटी को कनेक्ट किया है और हेलमेट ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट किया है। सो लेट अस गिव ए बिग हैंड टू दैट हिमांशु। और आई विश कि आप लोग भी अपने इनोवेटिव आइडिया के अनुसार चलते हुए हिमांशु का चरण चिन्हों पर फॉलो कीजिए और उससे भी आगे निकलिए। ये आगरा के लिए आप आगे चल कर के नाम रोशन करेंगे, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, और आपका भी नाम हो और हम लोग जैसे आदमी आपका भी नाम लेकर के गौरवान्वित हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बच्चों, एक चीज़ आपको भारत के बारे में बता दूँ, क्योंकि भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग विदेशों के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं, विदेशों के प्रति बहुत ज़्यादा उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी भारत के डेटा के बारे में हम कभी जानते ही नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि राइट ब्रदर्स जो आपको दिए थे, एरोप्लेन का इन्वेंशन किए थे, और एरोप्लेन के नाम पर राइट ब्रदर्स को ही आप धड़ल्ले से बोलते हो कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया था। गलत, गलत। हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास में ये दफन है कि ऋषि भारद्वाज विमानन तकनीक को सदियों पहले, हजारों वर्ष पहले विमानन तकनीक के बारे में डिटेल्ड किया था, और विमान की जानकारी उस समय थी हजारों साल पहले, कम से कम 3000 साल तो पहले था ही। ईसा पूर्व भारद्वाज ऋषि ने विमान की तकनीक को लिखा था। और ताज्जुब की बात यह है कि राइट ब्रदर्स जो कहे जाते हैं कि मामूली से साइकिल रिपेयरर थे, साइकिल के स्कोप से विमान बनाया, जी नहीं, उनके पास भारद्वाज ऋषि के टेक्निक कहीं ना कहीं से गायब किया हुआ मिला था, और उस टेक्निक का हूबहू कॉपी करके उन्होंने बनाया था, एरोप्लेन का मॉडल बनाया था। तो एरोप्लेन जो था इनिशियली आप ही की यहाँ की देन है, और वही आज की सभ्यता से बहुत पहले आपके भारद्वाज ऋषि दिए थे। ये हमारे इतिहास का गौरव है। तो आज हम लोग भारद्वाज ऋषि के श्रद्धांजलि दें, उनके ताली बजा करके, और अपने आप को भी सम्मानित करें कि हम भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं, जहाँ की एरोप्लेन जो कि दुनिया की कल्पना के बाहर था। लोग कहते हैं कि हम पक्षियों को देख करके उड़ना सीखे थे, उससे बहुत पहले हमारे भारद्वाज ऋषि दे चुके थे, एरोप्लेन का ज्ञान दे चुके थे दुनिया को। लेकिन वो ज्ञान कहीं ना कहीं दफन कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, और हम आज नाम याद करते हैं राइट ब्रदर्स ने दिया। कुछ इसी तरह से रेडियो के इनोवेशन की बात की जाए तो रेडियो इन्वेंट करने का श्रेय जाता है मार्कोनी को। जी नहीं, जब जगदीश चंद्र बसु की मरणोपरांत जब उनकी एक लाल डायरी थी, लाल डायरी को खोजा गया तो देखा गया कि मार्कोनी के 2 साल पहले ही जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो का इनोवेशन कर चुका था, रेडियो को बता चुके थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया और जगदीश चंद्र बसु के ये आविष्कार को दबा दिया गया और मार्कोनी को उसका श्रेय दे दिया गया। मार्कोनी के नाम पर पेटेंट हो गया और आपका रेडियो भारतीय ज्ञान का परचम लहराने से रोक दिया गया और उसके नाम पर मार्कोनी का नाम आ गया। ये था आपके साथ
आपके हिंदुस्तान के साथ ज़्यादती लोगों का। एक और चीज़ सुन लीजिए, कबड्डी खेल आप लोगों ने सुना होगा। कबड्डी खेल भारत का ही इजाद किया हुआ खेल है और अब तक विश्व कप 6 बार हो चुका दुनिया में, और 6 बार की 6 बार भारत ही प्रथम आया है कबड्डी में। और जब से भारत का खेल विश्व प्रसिद्ध हुआ, विश्व की श्रेणी में इसको लिया गया, विश्व के लायक खेल माना गया, तब से भारत ने किसी और को इसका श्रेय नहीं लेने दिया। एक और चीज़ आपको बता दूं, राष्ट्रीय पशु में आपको एनिमल में जानते हैं किसका नाम लिया जाता है? आप लोग बता सकते हो राष्ट्रीय पशु कौन है? नहीं मालूम? नहीं, पक्षी है, पशु नहीं। राष्ट्रीय में पशु में लिया जाता है आज की डेट में टाइगर। 1972 के पहले लॉयन था। लॉयन के बाद 8 मार्च 1972 को ये डिसाइड किया गया कि बंगाल टाइगर को सिंबलाइज किया जाएगा नेशनल एनिमल के नाम पर, क्योंकि उस समय नेशनल एनिमल के नाम पर इसलिए दिया गया कि बंगाल टाइगर उस समय हरास हो रहा था, ख़त्म हो रहा था और कागार पर पहुंच चुका था ख़त्म होने के। तब उसको राष्ट्रीय पक्षी ये पशु का नाम दे करके उसका संरक्षण किया गया और आज आपके टाइगर की भरपूर मात्रा में लोग तैयार हो गए नेशनल फॉरेस्ट में। तो इंडिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये नेशनल एनिमल टाइगर, बंगाल टाइगर। पहले था ये लायन। 8 मार्च 1972 से आपका टाइगर हो गया। राजकोट के रितेश व्यास ने भी एक बहुत अजीबोगरीब काम किया है। उसने चॉपर मोटरसाइकिल बनाया जिसमें इंजन और टायर को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ उसने अपने डिज़ाइन किया। और चॉपर मोटरसाइकिल जो होता है उसमें स्ट्रेच होकर के आदमी बैठा रहता है, उसका फॉर्क जो है स्टीयरिंग का थोड़ा सा ऊपर होता है। और इस चॉपर बाइक का दाम जो है वर्ल्ड मार्केट में 25 लाख के आसपास आता है, 20 से 25 लाख रुपये का। लेकिन रितेश का ये जो बनाया हुआ अपना सेल्फ मेड चॉपर बाइक है, हर गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है और ये जो है मात्र 8 लाख रुपए कीमत है। तो ये भी एक इनोवेशन का एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। आप लोग भी इस रितेश से शिक्षा लें और अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपका भी नाम ले। आपको एक और चीज़ बताऊं, भारतीय वैज्ञानिकों का बाइनरी नंबर आप लोग सबको जानते हो। कंप्यूटर का लैंग्वेज जो होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी मतलब 2, 0 और 1। 0 और 1 से का जो है ऑन ऑफ सर्किट करके जो हम लैंग्वेज बनाते हैं इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज में सर्किट ऑन ऑफ करके कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया जाता है और इसका श्रेय जाता है विलियम लेविस को। लेकिन आप ताज्जुब करोगे, हजारों साल पहले इस बाइनरी नंबर को, इस बाइनरी लैंग्वेज को हमारे ऋषि मुनि पिंगले ने ऑलरेडी वर्णन कर चुका है। मतलब हम कहाँ थे, भारतीय इतिहास कहाँ थी। इस इतिहास का अगर दमन नहीं होता तो पता नहीं हम लोग विश्व को क्या क्या और दे सकते थे। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है। वर्मा साहब ने अपना विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए लिखा है इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या क्या है। वेदों की संख्या बताई है, पुराणों की संख्या बताई है। और ये सब वेद और पुराण जो हैं ये सब केवल आपके देश की महिमा वर्णन किए हैं, अचीवमेंट वर्णन किए हैं। मैं वर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि उसका संशोधन करते हुए थोड़ा सा और उसको डिटेल करें। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं और उसमें कौन कौन से ऋषियों का उसमें वर्णन है। और खास करके जब भारत को विश्व गुरु का स्थान मिला था तो विश्व गुरु क्यों कहा गया था? क्योंकि भारत ही पहला देश है जहां विश्वविद्यालय की कंसेप्ट आई थी और इसी तक्षशिला और नालंदा का जन्म हुआ था। और ये विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था जहाँ ये कॉन्सेप्ट आई थी कि विश्व का कोई भी हो हमारे यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपने देश की उन्नति कर सकता है। तो हम वो हैं जो हम अपनी ही नहीं देखते हैं कि हमारी तरक्की हो, हम अपने साथ सबको ले करके चलना चाहते हैं। हम कदम से कदम मिला करके सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारी अगर
तरक्की हो रही है तो विश्व की भी तरक्की होनी चाहिए। हम अकेला अपने स्व में विश्वास नहीं करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। एक और बहुत स्पेशल चीज मैं बता रहा हूँ। पानी की किल्लत देखते हुए कलकत्ता की एक कंपनी ने हवा से पानी बनाना शुरू कर दिया। जो हवा में मॉइस्चर होता है, आप लोग जानते हो कि हवा में मॉइस्चर कंटेंट होता है। इस मॉइस्चर कंटेंट को पकड़ करके उसको पानी का रूप दे करके मशीन से अब पानी निकलता है, जो कि मात्र हवा से पानी लेता है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला कि मरुभूमि में भी अब इससे पानी मिल सकता है। तो भारतीय वैज्ञानिकों का, भारतीय लड़कों का, भारतीय लोगों का कंट्रीब्यूशन पहले भी था और अब फिर से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, आपके पास समय है, लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए। आप कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सुनते हो प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी जो है सुंदरता के लिए आज बहुत अच्छी तरह से जाना जा रहा है। चेहरे की झुर्रियाँ मिटा देना, एक्सीडेंट में चेहरा डिफॉर्म हो जाए तो उसको ठीक करना, और दूसरा है कैटरेक्ट का ऑपरेशन। हम लोग सभी कोई जान रहे हैं, आज देख रहे हैं कि कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है वो पश्चिमी सभ्यता से आई हुई है। पश्चिम के सर्जन कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी पश्चिम के सर्जन कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर कर रहे हैं। नहीं सर, ये आपके अपने ही ऋषि मुनि सुश्रुत थे, जो आज से 3000 साल पहले खुद प्लास्टिक सर्जरी करते थे। इसी भारत में सीमित संसाधनों से ही वो प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे और कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करते थे। इसलिए अपने देश को जानिए, अपने ऋषि मुनियों को जानिए। ऋषि मुनि तो हम लोग उनको कहते हैं, साधु सन्यासी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सभी वैज्ञानिक थे और अनुसंधान करते थे। किनारे जा कर के जंगलों में एकांत में अनुसंधान करके उसको ला करके समाज में देते थे, जिससे समाज का भला होता था। तो मुनि सुश्रुत जो थे वो बहुत बड़ा शल्य चिकित्सक थे। आज की शल्य चिकित्सा हम लोग पश्चिम की ओर देखते हैं, उधर आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि पश्चिम के डॉक्टर आएंगे, हमारी सेवा करेंगे। हम बहुत आगे थे। हमारे सुश्रुत जी 3000 साल पहले ही कैटरेक्ट, आँखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करते थे, मोतियाबिंद का, और प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। युद्ध में जितने भी लोगों का चेहरा बिगड़ जाता था, शरीर छत बिछत हो जाता था, सभी को सुश्रुत पुनर्जीवन देते थे, एक पुनर्शक्ल देते थे और बहुत अच्छा ढंग से ही करते थे। सबसे बड़ा इतिहास, विश्व युद्ध की 2 घटनाएं हो चुकी, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी देश में विदेश में, लेकिन भारत 1971 में जो पाकिस्तान का 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था, वो आज भी इतिहास है और आज भी रिकॉर्ड है। आज तक कभी भी दुश्मन देश की इतनी बड़ी संख्या में सेना आपके यहाँ सरेंडर नहीं की है। ये भारतीय सेना का शौर्य है कि भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि समय की अब तकाजा है कि इसको यहाँ रोका जाए, और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब जो चीज़ें मैंने बताया है केवल यहीं तक सीमित न रखें, इस पर अपना खोजें और कुछ आगे भी बढ़ें, और इसको देखते हुए, इससे प्रेरणा लेते हुए आप भी कुछ करें, ताकि इस देश का और नाम हो, और खोई हुई जो प्रतिष्ठा है, जो दमित की हुई प्रतिष्ठा है, जो मेरा इतिहास को समाप्त कर दिया गया है, उस इतिहास को पुनर्जीवित करते हुए आप भी अपना नाम दर्ज कराएं। धन्यवाद।